नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुर्तज़ा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया। आज मैं जिनके साथ हूं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो शिक्षाविद भी है, समाज सेवी भी है और सियासी गलियारों में अपनी एक वजूद, एक अपना जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। 81 अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से एक बार विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। नेक टू नेक फाइट था। उनकी कुछ खट्टी मीठी यादें और उनसे कुछ तजर्बा शेयर करने के लिए आज हम उनके साथ हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आज बैठे हुए हैं विनोद मिश्र जी। हम उनसे बात करेंगे कि हालिया में जो समाप्त हुआ है 2 जगह उपचुनाव, इससे आप क्या संतुष्ट हैं या हताश हैं? आपकी टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, इससे तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। हताशा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल में आप चुनाव के परिणाम को देखिए, किसी भी परिणाम को विगत चुनाव के परिणाम से तुलना किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे दोनों जगह के चुनाव में, सबसे पहले मैं कुशेश्वर स्थान की बात करता हूँ, जहाँ हम लोग काफ़ी मेहनत किए और वहाँ काम भी हम लगातार 17 दिनों तक काम भी किए। तो वहाँ तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ती नहीं थी। पहले पहल हम लोग चुनाव लड़े। समस्याएं थी, कई तरह की समस्याएं थी। चुनाव नहीं लड़ने के चलते हमारा पंचायत स्तरीय जो संगठन था वो भी कमज़ोर था। साथ ही साथ चुनाव नहीं लड़ने के चलते हमारे दल के जो कार्यकर्ता थे वहाँ, वो पहले से इसके लिए तैयार भी नहीं थे। उस स्थिति में भी चुनाव लड़के हम लोगों ने अपने वोट में 2% का इजाफा किया। मेरा वोट परसेंट जो पहले 34 था वो इस पर 36 रहा है। तो ऐसी स्थिति में तो हम वहाँ आगे गए। दूसरी बात है कि हमारे दल को चाहने वाले लोग या जनता के दिल में राजद कहाँ तक है, ये तो साबित हो चुका है कि वहाँ दरअसल में राजद का ही हक बनता था और राजद ने अपने प्रदर्शन से ये साबित कर दिया है। तो आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए तो चुनाव से हताशा और निराशा का तो सवाल ही नहीं उठता है, बल्कि वहाँ से तो एक आशा की किरण जगी है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारा प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसलिए हम लोग हताश नहीं हैं। हमारे नेता ने, तेजस्वी जी ने, लालू जी ने जो प्रयोग किया वह प्रयोग बिल्कुल सफल रहा है। इसमें कहीं हताशा का सवाल नहीं है, बल्कि इसमें आशा की एक नई किरण है। रहा तारापुर, तो तारापुर में तो आपने देखा कि कितना नेक टू नेक फाइट हम लोगों ने किया, कितनी ज़बरदस्त लड़ाई हुई। वहाँ भी हमारे वोट प्रतिशत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। पिछले बार से इस बार हमारा वोट प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है। वहाँ भी स्थिति हमारी अच्छी रही। तब तो जिसकी सरकार रहती है, उपचुनाव जब होता है तो सरकार अपने शक्ति से हो, प्रशासनिक स्तर से हो या साधन से हो, जैसे तैसे चुनाव को अपने तरफ मोड़ लेती है और वही हुआ। दोनों जगह पर हम लोग जीत रहे थे। इस बार चुनाव से 2 रोज पहले ही आपने देखा प्रचार प्रसार समाप्त हो गया और जब प्रचार प्रसार समाप्त हुआ तो हम लोग अनुशासन का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए क्षेत्र छोड़ दिए जो भी लोग बाहरी थे। लेकिन सरकारी दल के लोग वहाँ डटे रहे और 2 दिनों का जो समय था, उन लोगों ने उन 2 दिनों में नैतिक, अनैतिक, कानूनी, गैर कानूनी हर तरह के हथकंडे का सहारा लेकर के चुनाव को प्रभावित किया और इसीलिए परिणाम प्रभावित हुआ। अन्यथा जो स्थिति थी 2 रोज पहले यानी 27 तारीख तक हम लोगों की जो स्थिति थी बहुत मजबूत स्थिति थी, लेकिन 28 और 29 को सरकार ने धनबल का प्रयोग करके, प्रशासनिक दबाव डाल करके, आपने देखा कि कई घटनाएं घटी जो सामने उजागर हुआ। हर अनैतिक जो सिद्धांत होता है उसका सहारा लेकर के और चुनाव के रुख को मोड़ दिया गया। अन्यथा चुनाव का परिणाम कुछ और होता। फिर भी सारी बातों के बाद भी हम लोग काफ़ी खुश हैं, संतुष्ट हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका बेहतर परिणाम निकलेगा। सत्तारूढ़ दल ने आपके जनमत संग्रह में सेंधमारी की है, आप क्या सहमत हैं इससे? नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। हमारे देखिए, जब आप किसी के दिल को जीत करके उसका मत प्राप्त करते हैं तो उसे सेंधमारी कहा जाता है। नाजायज तरीके से अगर आप
वोट अर्जित कर लेते हैं तो उसे सेंधमारी नहीं कहा जाता है, वो तो अनैतिक तरीका है। हमारे वोट में, हमारी वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ये मैं नहीं कहता हूँ, तो फिर सेंधमारी कैसे? हमारे वोट में इजाफा का मतलब है जो हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, हम इस बात से सहमत नहीं है। हाँ, एक बात है, अलायंस की जो राजनीति है उस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। हमारे हिसाब से हमारे नेता को, हमारे दल के लोगों को, हमारे जो वरिष्ठ लोग जो तजुर्बेकार हैं, जो नीति बनाते हैं, और हमारी इस संबंध में बातचीत भी हुई है। अलायंस के संबंध में, गठबंधन के संबंध में गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा। और मेरे समझ से कुछ दल और कुछ नेता ऐसे हैं जिनका वोट इनवैलिड हो जाता है, तो वो अगर इनवैलिड नहीं हो और हमारे गठबंधन की ओर आवे तो इससे बेहतर परिणाम निकलेगा। आप समझ सकते हैं इस बात को। वर्तमान परिस्थिति में जहां सियासत की एक नई नई इबारतें लिखी जा रही हैं, नए नए कसीदे और गज़ल पढ़े जा रहे हैं, या इस परिप्रेक्ष्य में नैतिक मूल्यों या धाराओं की क्या जगह बचती है? देखिए, सत्य परेशान होता है, आज ही नहीं, सदा सदा से। जब आप इतिहास को देखेंगे, इतिहास के पन्ने को उल्टाएंगे, तो आप देखेंगे कि सत्य परेशान होता रहा है, आज ही नहीं, सब दिन। लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है। भले ही लोग अनैतिकता का सहारा लेकर के क्षणिक आनंद ले लें, क्षणिक सफलता मिल जाए, लेकिन वह अस्थायी नहीं होता है। इसलिए हम तो कहेंगे, जो कुछ भी हो, कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, नैतिकता और सत्य की जीत होती है और होती रहेगी। वैचारिक और आधिकारिक राजनीति पे भी कुछ बोल दीजिए। देखिए, वैचारिक और आधिकारिक जहाँ तक सवाल है, तो मैं तो कहूँगा जो समय का प्रभाव हर चीज पर पड़ रहा है। पहले जो वैचारिक सिद्धांत होता था उसमें भी अंतर हुआ है, और आधिकारिक रूप से तो देख ही रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। ये एक समस्या है और युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। युवाओं को इसके बारे में गंभीरता पूर्वक समझना होगा कि वैचारिक राजनीति और आधिकारिक राजनीति क्या है और हम किस दिशा में जाए। जब तक वैचारिक रूप से लोग सबल नहीं होंगे और आधिकारिक रूप से जब तक नैतिक मूल्य का निश्चित रूप से जगह नहीं दिया जाएगा, तब तक राजनीति नहीं हो सकता है। इसलिए वैचारिक और आधिकारिक राजनीति को एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आपके दल को प्राइवेट कंपनी तक बताते हैं। कहने वाले तो बहुत सारी बातें कहते हैं। देखिए, आलोचना तो होनी चाहिए, आलोचना राजनीति में नहीं होगा ये तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी आलोचना जो बेदम हो, जिसमें कोई दम ना हो, या सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगे, तो उसके बारे में हम क्या आपको कहेंगे। सीधी बात समझ लीजिए, जो बोलने वाले इसी तरह से बोलते रहेंगे। लेकिन हमारी पार्टी लगातार आप देख रहे हैं जो कितना शानदार हमारी पार्टी का प्रदर्शन, कितना सा, इतने जो लोग बिहार के, जो इतने लोग हमारे साथ हैं, और आज जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी बनी हुई है, क्या ये एक कंपनी है? क्या ये देख करके लोग समझ नहीं सकते? आंख में रोशनी रहते हुए अगर आदमी सामने की चीज़ को नहीं देखे, कान में आवाज़ रहे और सुनाई नहीं दे, तो जनता की इतनी बड़ी आवाज़ और जनता का जो जनमत है उसको भी नकारा जा सकता है क्या? ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्टी नीति की पार्टी है, सिद्धांत की पार्टी है, मूल्य की पार्टी है, और इस पार्टी में नीति और सिद्धांत के हिसाब से काम होता है। आज नहीं, बरसों से जो भारत में राजनीतिक विचारधारा है उसमें सामाजिक मूल्य को कभी भी दरकिनार नहीं किया गया है। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है, अगरे पिछड़े, आप देख रहे हैं कि नहीं? हमारी पार्टी कौन सी पार्टी है? लोग कहते हैं जो ये माई समीकरण की पार्टी है। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने में उदाहरण हूँ, आप देख लीजिए। हमारे नेता भी कहते हैं जो A to Z की पार्टी है, और हम तो आपके सामने उदाहरण हैं। एक तरफ जहां हमारी पार्टी कुशेश्वर स्थान से देखते हैं कि गणेश भारती को, गणेश सदा को टिकट देने का काम करती है, वहीं हमारी पार्टी इतने कद्दावर नेता हमारे सिद्दीकी साहब, और उनके जगह पर एक सवर्ण को, ब्राह्मण को, मैथिल ब्राह्मण को टिकट देने का काम करती है। आप सोच सकते हैं कि इस पार्टी में क्या नीति है और क्या सिद्धांत है। ये पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँ कि यही पार्टी शहर जमीनी पार्टी है, शहर जमीनी नीति और सिद्धांत की पार्टी है, तो ये सही होगा।
नीति और नेता में आपके दल में नेताओं की कमी खल रही है काफी। हमारे दल में नेता, बिहार में तो केवल हमारे ही दल में नेता। आप देखिए ना, जितने भी दल हैं, आज राजनीति हो रही है, आप देखिए विभिन्न दलों को। मान लिए कि आज एनडीए की सरकार है बिहार में और नीतीश जी नेता है, लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी पार्टी के देखिए नेताओं के लाइनअप को, और हमारी पार्टी के नेताओं के लाइनअप को देखिए। आने वाला दिन तो हमारा है और मात्र राजद ही है जिसके पास में नेता है। और ये बात हम नहीं कहते हैं, बिहार के जितने भी लोग हैं वो इस बात को दिल से मानते हैं कि अगर नेता किसी पार्टी में है तो निश्चित रूप से राजद में है। एक तरफ जहां युवाओं के नेता के रूप में, चहेते के रूप में, हर दिल अजीज नेता हमारे तेजस्वी जी स्थापित हो चुके हैं। सारे के सारे लोग इस बात को मान चुके हैं कि तेजस्वी जी में नेता के लिए जितनी क्वालिटी की जरूरत है, हर क्वालिटी है, और उनसे सर्वश्रेष्ठ नेता तो कोई है ही नहीं हमारे हिसाब से। और उसके साथ साथ हमारे दल में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों की भी एक पंक्ति है। आप देखते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कितने बुजुर्ग हैं। और अभी आपने कहा कि पार्टी, जहाँ तक कहा कि पारिवारिक और लिमिटेड कंपनी की बात, आपने देखा है सबसे बड़ी कमजोरी लोगों में क्या होता है? बेटा के प्रति कमजोरी होती है। लेकिन आपने देखा है बिहार की राजनीति को, हमारे दल में जो स्थिति हुई है, आपने देखा है एक तरफ बेटा और एक तरफ नेता की जब बात आई तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नेता का सम्मान किए। हमारे जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनको शक्ति दिया गया, सम्मान दिया गया, और बेटा को भी उसके सामने में कोई वैल्यू नहीं दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये पार्टी कौन सी पार्टी है। एक तरफ सिद्दीकी साहब जैसे बुजुर्ग हमारे नेता हैं, हमारे शिवानंद तिवारी जैसे नेता हैं, एक से एक बुजुर्ग नेताओं की कमी नहीं है। आप जिस तरह से देखेंगे हर तरह के नेता हमारे दल में हैं, हर जात के हैं, हर वर्ग के हैं, हर संप्रदाय के हैं, हर उम्र के हैं, और हमारी पार्टी तो नेताओं से सजी धजी पार्टी है। आपका व्यक्तित्व इस एरिया में या 81 विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था से जुड़ी हुई सियासत आपने किया है काफ़ी दशक तक, काफ़ी एक अरसा तक, और सक्रिय भी रहे। इस बार ऐसा लगता है मानो आपने मुंह मोड़ लिया हो। ऐसी बात नहीं है, मुंह मोड़ने की क्या बात है। प्रत्यक्ष राजनीति करने से ही राजनीति से संबंध होता है, ऐसी बात तो नहीं है। अब जो मेरी स्थिति हो गई है, अब 81 अलीनगर विधानसभा में 3 प्रखंड है। इससे पहले हम पंचायती जो राजनीति होता था, त्रिस्तरीय जो राजनीति होता था, एक प्रखंड की राजनीति करते थे, एक प्रखंड की राजनीति को हम देखते थे और प्रत्यक्ष राजनीति करते थे। अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब 3 प्रखंड की राजनीति को मुझे देखना पड़ता है। मैं अलीनगर की भी राजनीति को देखता हूँ, ताड़ी की भी राजनीति को देखता हूँ, और घनश्यामपुर की भी राजनीति को देखता हूँ। तो अब तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, सक्रियता बढ़ गई है। हमने अपनी जिम्मेदारी से मुंह कहाँ मोड़ा है। हम बिल्कुल त्रिस्तरीय राजनीति में सक्रिय हैं और हर एक जगह मेरी पैनी नजर है। अंतर केवल इतना ही है कि पहले प्रत्यक्ष राजनीति करते थे, प्रखंड की राजनीति करते थे, अब और प्रत्यक्ष रूप से हमको राजनीति करना पड़ रहा है और तीनों प्रखंड की राजनीति को हम देख रहे हैं। कैसे मुंह मोड़ लिए हैं? अब मान लीजिए जो पंचायती चुनाव संपन्न होने के बाद क्या होगा, प्रखंड स्तरीय राजनीति होगी, प्रखंड प्रमुख का चुनाव होगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चेयरमैन का चुनाव होगा। तो मेरी भूमिका नहीं रहेगी क्या? अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसलिए मैं इस चुनाव से दूर नहीं हूँ, इस राजनीति से दूर नहीं हूँ, बिल्कुल इस राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ और हर जगह मेरी पैनी नजर है। कल की बात है कि 3 काले कानून माननीय प्रधानमंत्री ने वापस ले लिया। इसमें तपस्या किसानों ने भी और तपस्या माननीय प्रधानमंत्री ने भी किया। तो किसका सबल तपस्या और किसका दुर्बल तपस्या आपकी नज़र में हमको जानना चाहते हैं। देखिए, इस संबंध में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऐसे लोग जो हमने गलत या सही जो भी निर्णय लिया उस पर दृढ़ रहते हैं, उसको जिद्द कहा जाता है, जिद्दी स्वभाव का आदमी कहा जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने निर्णय की समीक्षा करते हैं, जो हमने गलत लिया या सही लिया। तो आपने तपस्या की बात की, किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, किसानों के हक की लड़ाई में हम लोगों ने साथ दिया। यहाँ शहर जमीन पर हम लोग लड़ाई लड़े हैं,
घनश्यामपुर प्रखंड में हर पंचायत में, अलीनगर विधानसभा में, तीनों प्रखंड में, हर पंचायत में हम लोगों ने धरना दिया, हम लोगों ने अनशन किया। जिला स्तर पर हमारी लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और इसी तरह से प्रदेश स्तर पर लड़ाई हुई, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई हुई। किसान जो आंदोलन कर रहे थे तो वो तो अकेले नहीं आंदोलन कर रहे थे, उनके समर्थन में तो बहुत सारे लोग थे, पार्टी थी, संगठन के लोग थे, और सारे के सारे लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा था। उनकी लड़ाई उचित थी, वो उचित लड़ाई लड़ रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। और सत्य को तो स्वीकारना ही पड़ेगा आपको। कब तक आप भागते रहेंगे, कब तक आप सत्य को झूठ बनाते रहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी कानून तो बना दिए, उनका दिल कहता था कि हमारा निर्णय गलत है, लेकिन वो कैसे, हम किसी आदमी को शर्म होता है, लाज होता है, विचार होता है, उसके चलते आदमी अपने निर्णय को नहीं बदल पाता है। तो वो तो दिल से मान रहे थे कि ये कानून गलत है, लेकिन परिस्थिति जो थी उस परिस्थिति में वो बाध्य थे। लेकिन एक बात है, हम इस बात के लिए उनको धन्यवाद देते हैं कि देर आयत दुरुस्त आया। अंततः उन्होंने स्वीकार किया, उनका दिल स्वीकार किया, और उन्होंने ये काला कानून, हम लोग तो इसको काला कानून कहते थे, तो इस काला कानून को उन्होंने वापस लिया। तो आखिर किसी भी रूप में उन्होंने वापस लिया और सत्य को स्वीकार किया, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये काम करने में उन्होंने बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये काम अगर पहले हुआ होता तो बेहतर होता। हमारे जो इतने किसान भाई शहीद हुए, इतनी बड़ी जो देश की क्षति हुई, ये नहीं होती, ये पहले होना चाहिए था। फिर भी किसानों के अधिकार, किसानों के जो आंदोलन का उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति हुई, किसानों की जीत हुई, किसानों के साथ जितने लोग थे, संगठन के लोग, नेता, सबों की जीत हुई। मैं एक तरफ उन्हें बधाई देता हूं, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री जी से वापस लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि केवल कानून वापस लेने से तो सब कुछ होगा नहीं। कानून वापस लेने के बाद किसानों के हित में निर्णय लिए जाएं। जब तक, देखिए कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं किया जाएगा, जो किसान शहीद हुए हैं उन किसानों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उस परिवार के लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी, और किसानों की जितनी मांगे हैं उन मांगों को सुनी नहीं जाएगी, और उसके अनुकूल कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह आंदोलन नहीं समाप्त होगा। आगे भी हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। जो अपूर्ण काम है, जो अधूरा काम है, प्रधानमंत्री जी को ये करना ही होगा और उन्हें झुकना ही होगा निश्चित रूप से। और हम समझते हैं कि वो ऐसा करेंगे, बिहार की तरह नहीं करेंगे। आप देखते हैं कि बिहार में सारे के सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय कार्यक्रम पूर्णतः असफल कार्यक्रम है। शराबबंदी उनका पूर्णतः असफल है, ये सभी के सभी लोग जानते हैं। आप इंटरव्यू ले लीजिए जाकर के शहर जमीन पर, सारे लोग कहेंगे कि नहीं, ये दोनों पूर्णतः असफल है। लेकिन जिद पर अड़े हुए हैं, मुख्यमंत्री जी जिद पर अड़े हुए हैं। बार बार उनको सूचना जा रही है, उन्हें इस बात की जानकारी मिल रही है कि हमारा ये दोनों कानून, हमारा ये दोनों जो योजना है वो असफल हो रहा है, लेकिन वो नहीं बदल रहे हैं, जिद पर अड़े हुए हैं। उन्हें भी प्रधानमंत्री जी की तरह अपने इन दोनों कार्यक्रम और कानून के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा, प्रधानमंत्री जी की तरह वो भी ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें भी हम कहेंगे कि वो समझदार हैं, वो समझने वाले हैं, अनुभवी हैं, अच्छे नेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री बरसों से रह चुके हैं। जनता की भावना को, जनभावना को कदर करना चाहिए। दोनों की जब तुलना कर ही दी है, नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो आपको नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी एक सिचुएशनल या इमोशनल, दोनों में से क्या पक्ष है, ये जो कानून इन्होंने लागू किया बिहार में? देखिए, मैंने कहा ना, शराबबंदी का निर्णय हो या 7 निश्चय का निर्णय हो, आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी में ऐसी बात नहीं है जो उनमें गुण नहीं है, बहुत सारे गुण हैं। हम कैसे कहेंगे वो बड़े नेता हैं, हम कैसे कहेंगे जो उनके अंदर में क्वालिटी नहीं है, लेकिन एक बहुत भारी डिमेरिट उनके अंदर में है। इंसान को समझौतावादी होना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए, मांग को सुनना चाहिए, लेकिन नीतीश जी में इस चीज की कमी है। एक
जनता के हैसियत से, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता दोनों हैसियत से हम कहेंगे कि नीतीश जी में ये बहुत बड़ी कमी है। वो जब जीत पर अड़ जाते हैं तो अड़े रहते हैं, भले ही गलत ही क्यों ना हो। वो भी समझ रहे हैं कि ये गलत है, वो भी समझ रहे हैं कि हम इसमें फेल हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि ये सफल होने वाला नहीं है, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो इमोशनल है, ये तो बिल्कुल इमोशनल है। और आज न कल उनको बैकफुट पर आना ही होगा। ये देखेंगे आने वाले समय में कि निश्चित रूप से उनको बैकफुट पर आना होगा, और इस संबंध में गंभीरतापूर्वक विचार करके, चाहे वो स्वयं करें या आने वाले दिनों में जो सरकार बनेगी वो करेगी, और इसमें परिवर्तन होगा ही। चलते चलते सर, आखिरी में आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, महंगाई आसमान छू रही है, इंसानों का कमर टूटा जा रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार कैसे जूझ रहे हैं, तो इस महंगाई के बारे में हम टिप्पणी चाहते हैं। देखिए, महंगाई पर तो चर्चा करने की बात नहीं है। ये चर्चा तो घर घर में, चौक पर, चौराहे पर हो रही है। पता नहीं सरकार क्यों कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। आश्चर्य लगता है। इस बीच में उन्होंने एक चाल चली, क्या तो डीजल और पेट्रोल के मूल्य में थोड़ा सा गिरावट हुआ, थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन इससे क्या चलने को है? केवल इसी से तो कुछ नहीं चलेगा। और मात्र आप ये 5 रुपया कम कर देंगे, उससे कम चलने को नहीं है। हम मांग करेंगे सरकार से कि आज़ादी के बाद आज की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, बहुत ही खराब स्थिति है। आम जनता करा रही है। निश्चित रूप से महंगाई और बेरोजगारी के चलते हमारे समाज का जो बनावट, हमारे समाज की जो स्थिति है, गांव-गांव, टोले-टोले, मोहल्ले-मोहल्ले, परिवार-परिवार, हर लोग परेशान हैं। इसलिए सरकार को अपनी नींद को खोलना चाहिए और हर हाल में महंगाई के लिए, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, एक उच्च स्तरीय बैठक होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और जनता के हित में निर्णय होना चाहिए कि किस तरह से ये कमर तोड़ महंगाई के ऊपर में हम नियंत्रण करेंगे। अगर समय से पहले ये नहीं हुआ तो जनाक्रोश होगा, जन क्रांति होगी और बहुत भारी बदलाव आएगा। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे।